ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। और मैं आपके सामने आ गया हूं आज का द हिंदू एनालिसिस लेके 22 जनवरी 2023 और आज है संडे। आज के इस पर्टिकुलर एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि न्यूज़पेपर में हैं और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। पहला है कि अहोम साइट्स हैं आसाम में और इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डिक्लेयर किया जाएगा, तो ये GS1 से इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के क्या कंसर्न्स हैं वो हमारे लिए GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, चाइना एक नया डैम बना रहा है जहाँ पे वाटर लेवल्स ऑफ गंगा कैन बी अफेक्टेड। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे हम आंसर में कभी कभी ये यूज़ करेंगे। और दूसरा, ये हमारे GS3 में भी इन्वायरमेंट हो सकता है, जहाँ पे हम इन्वायरमेंट और इन सब की बात करते हैं। चौथे की बात करें तो ये मेन मुद्दा है, BBC की दोस्तों नई डॉक्यूमेंट्री आई है और उसमें वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। और किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं? 2002 के दंगों के लिए। फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको एक प्रोपेगेंडा बतलाते हुए झुटलाया है और कहा है कि ये किसी भी तरह की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। तो उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, हमें साबरीमाला की द बर्निंग ट्रेन इंसिडेंट पे भी चर्चा करनी चाहिए। पांचवा, आयुष्मान भारत की स्कूल एंड वेलनेस प्रोग्राम का पुअर परफॉर्मेंस हमारे सामने आया है और ये जो स्कीम है ये डेफिनेटली हमारे लिए GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जहाँ कहीं भी हम बच्चों की बात करें, हेल्थ की बात करें, वहाँ पे आयुष्मान भारत का चर्चा होना ज़रूरी है। छठा, रूबेला और मीजल्स जैसी बीमारियों को इरेडिकेट करने के लिए, तो अगेन हेल्थ से रिलेटेड GS3। फर्दर आखिरी टॉपिक आज हमारा है जहाँ पे रशियन ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया US ने। तो अब US और रशिया के बीच में जो टेंशन्स हैं वो डायरेक्टली बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और इसमें नॉर्थ कोरिया का क्या रोल है ये हमें समझना ज़रूरी है। मे बी ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट हो, मे बी आप समझो कि इससे क्या ही सवाल आएगा, बट कभी कभी अखबार में अवेयरनेस नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि हमें लेके चलना चाहिए। न्यूज़पेपर में सब कुछ एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, तो जनरल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। पहली खबर हमारी, अहोम की बोरियल साइट्स को यूनेस्को टैग चाहिए और सेंटर ने आसाम के कौन से मैदान को? चरायदेव मैदाम्स को चुना है। ये 52 साइट्स में से एक साइट है जो कि देश ने नॉमिनेट किया है, कंट्री ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के लिए भेजा है। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये ब्यूरियल माउंड्स हैं, है ना। ये ब्यूरियल यानी कि यहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को, या जलाने के बाद जो बची हुई हड्डियों के रिमेन्स होते थे वो गंगा में ना बहा के, नदी में ना बहा के, वो बेसिकली यहाँ पे दिए जाते थे। फर्दर अब हम बात करते हैं यहाँ पे अहोम साइट्स के ऊपर कुछ फैक्ट्स की। तो अहोम के जो रीति रिवाज हैं वो इजिप्शियन पिरामिड्स के कंपैरेटिवली सिमिलर हैं, ठीक है। सेंटर ने बेसिकली कहा कि ये एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड्स के क्योंकि बराबर हैं, इक्विवेलेंट दिखते हैं, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को भेजा गया है कि आप इस ज़रा साइट्स को रिव्यू कर लीजिए और डेजिग्नेट कर दीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये लेट मिडाइवल 13th 19th सेंचुरी पीरियड के हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो बेसिकली दे आर फ्रॉम 1200, यू कैन से 1200 to 1900 अहोम डायनेस्टी, और यू कैन से 1800, नॉट 1900, 1800, 1200 से 1800 AD के बीच के हैं ये, और ताई अहोम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये फैक्ट लिखा हुआ है मैंने। अहोम एक डायनेस्टी थी, बड़ी सशक्त, बड़ी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी। अहोम डायनेस्टी ने मुगलों का भी सामना किया, अहोम डायनेस्टी ने ब्रिटिशर्स का भी सामना किया। 600 साल तक इनका राज था और फिर फाइनली ब्रिटिश ने असम को एनेक्स कर लिया 1826 में। चरायदेव एक जगह है जो कि पूर्वी दिशा में है, 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी। ये अहोम डायनेस्टी की
पहली कैपिटल थी, चरायदेव। और डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय चाओ लोंग सियू का फा इन 1253। तो ये हमारे लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। चरायदेव के नॉमिनेशन से होगा क्या? चरायदेव का नॉमिनेशन, अच्छा चरायदेव मैदाम्स का नॉमिनेशन अभी अचानक से क्यों आया? क्योंकि लशित बरफुकान नाम के एक व्यक्ति की 400th बर्थ एनिवर्सरी है। और ये लशित बरफुकान एक लेजेंडरी अहोम जनरल थे, मिलिट्री कमांडर थे, जिन्होंने मुगलों के अगेंस्ट एक बैटल लड़ा 1671 में, है ना। और ये बीजेपी के एक आइकन बन गए। और तो इनकी याद में चरायदेव मैदाम्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना, उसमें कल्चरल कैटेगरी एक होती है। कल्चरल कैटेगरी बोले तो जो कि हमारे कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कल्चरल कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट से कोई साइट नहीं है। इसलिए कोशिश की गई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला जाए कि यार इस साइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस, जस्ट लुक एट द ब्यूटी, कितनी नेचुरल सीनिक हैं ये। दीज आर द सैटेलाइट इमेजेस दैट वी हैव, राइट। लुक एट द ब्यूटी। ये एक तरीके से माउंट्स हैं, यानी कि इट्स लाइक अ मिट्टी का छोटा सा पहाड़, और उसके अंदर क्या है? क्रीमेशन ग्राउंड है। 386 टोटल मैदाम्स हैं या मौदाम्स हैं अभी तक जिनको एक्सप्लोर किया जा सका है, जिसमें 90 रॉयल ब्यूरियल्स हैं, यानी राजा महाराजाओं के लिए, है ना, जो चरायदेव में बेस्ट प्रिजर्व्ड उसमें है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं माउंट बूरियल ट्रेडिशन ऑफ अहोम्स को। तो माउंट बूरियल ट्रेडिशंस क्या होता है? माउंट बूरियल ट्रेडिशंस बेसिकली एक तरीके का अहोम ने हिंदू क्रीमेशन का मेथड अडॉप्ट किया और अपने जो बोन्स हैं, एशेस हैं, जलाने के बाद उन सबको डालने लग गए इस माउंट के अंदर। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल वर्शिप की बात होती है। कहीं ना कहीं ये अहोम डायनेस्टी का ये भी रिफ्लेक्शन आता है कि दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो इसीलिए आखिरी यात्रा, लास्ट राइट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि उसकी अगली जिंदगी अच्छी हो सके। इस तरह की चीजें हमें हिंदू ट्रेडिशन में सुनने में मिलती रहती हैं। तो चरायदेव मैदाम्स enshrined the mortal remains of the members of the Ahom royalty who used to be buried with their paraphernalia। अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों, वस्तुओं के साथ दफना दिया जाता था। तो इनका जो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, जो ब्यूरियल पैटर्न है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ओरिएंटेशन पूछ लेते हैं डेड बॉडीज का, ओरिएंटेशन ऑफ डेड बॉडीज। अब ब्यूरियल पैटर्न्स हम उन्हीं साइट्स का स्टडी करेंगे ना जिनके ऊपर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके ऊपर हमारे पास कोई किताब नहीं है, कोई बायोग्राफी नहीं है, राजा ने कुछ लिखा नहीं, तो ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आ जाएगा। तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में क्योंकि ये आ जाएगा तो हमें पढ़ना चाहिए इंडस वैली के दौरान। इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें भी ब्यूरियल पैटर्न्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें कल्चरल फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है किसी भी जगह का, और ये नॉमिनेट की जाती है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंडर। इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है यूनेस्को की देखती है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस पर्टिकुलर बॉडी का, यूनेस्को के ये स्पेशल ऑर्गन है, इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड, जिनका एक आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू द ह्यूमैनिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स जिनका आउटस्टैंडिंग वैल्यू है ह्यूमैनिटी के लिए, उन सबको ऐड किया जाता है। ठीक है, और ये कौन से कन्वेंशन में है? कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अडॉप्टेड इन यूनेस्को इन 1972। याद रहेगा आपको, 1972 के कन्वेंशन पे है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहां से आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया में टोटल बात करें
तो 40 साइट्स हैं, 40 साइट्स हैं, यहाँ 38 लिखा हुआ है, 40 साइट्स है, जिसमें बेसिकली 32 अपनी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक मिक्स्ड साइट है। तो ये वन मिक्स्ड साइट कौन सी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। व्हाट इज़ द वन मिक्स्ड साइट वी हैव इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की एक मिक्स्ड साइट कौन सी है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑप्शंस दे दूं? चलिए, सही बात है भाई, ऑप्शंस तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो योर ऑप्शंस आर, पहला कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। सेकंड, वायानाद बायोस्फीयर रिजर्व, वायानाद बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड इज चिलिका लेक, चिलिका लेक। एंड फोर्थ इज कंचनजुंगा नेशनल पार्क। अब आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। क्वेश्चन हमारा क्या है आपको पता होगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि वन मिक्स्ड साइट जो कि अमंग 40 साइट्स इन यूनेस्को लिस्ट, इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, कौन सी है? कान्हा नेशनल पार्क, वायनाड बायोस्फीयर रिजर्व, चिलिका लेक, कंचनजुंगा नेशनल पार्क। आप हमको अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे हम समझ जाएंगे कि आप हमारी वीडियो में पार्टिसिपेटिव रहे थ्रू आउट। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। त्रिपुरा में चुनाव होने वाला है और त्रिपुरा मोथा नाम का वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीजेपी के साथ डिस्कशन कर रहा है अलायंस बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए, यानी कोalition पॉलिटिक्स। कोalition पॉलिटिक्स हमें अपनी एनसीईआरटीज़ में देखने को मिलती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में क्या ज़रूरी है, डाइवर्सिटी को आप एक साथ कैसे रख सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा इस चीज़ पे? अगर हम चुनाव के माध्यम की बात करें तो चुनावी प्रक्रिया से हम डाइवर्सिटी को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? जरा आप सोचिए इस बारे में। चुनावी प्रक्रिया में अगर हमें डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करना है तो हमें यह देखना चाहिए कि कोई एक पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ना कभी ला पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर एक कम्युनिटी की विचारधारा पूरे सदन में डोमिनेट कर जाएगी। शायद लोकसभा में आज हमको ऐसा ही देखने को मिलता है, यानी कि एक तरफा शासन किसी भी पार्टी का एक डाइवर्सिफाइड कंट्री विच इज एज डाइवर्सिफाइड एज इंडिया उसमें घातक हो सकता है। तो गठबंधन की सरकार रहती है तो दूसरा ये एक अच्छा है। मतलब आप खुद इस चीज को सोचिएगा कि भारत में कोalition पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कोalition पॉलिटिक्स होनी चाहिए या सिंगल पार्टी रूल होना चाहिए? भारत में कोalition पॉलिटिक्स वर्सेस सिंगल पार्टी रूल। अब कोalition पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? स्मॉल रीजनल पार्टीज, है ना, स्मॉल रीजनल पार्टीज अलाइन टुगेदर and they get what? They attain majority, है ना। स्मॉल रीजनल पार्टीज अलाइन टुगेदर, वो मेजॉरिटी स्टेटस, दे अटेन मेजॉरिटी इन लोकसभा, राज्यसभा और कहीं भी। और होगा क्या? दे विल फॉर्म गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है तो ये सरकार बनाएंगे। तो इससे होगा क्या? वेरियस पोर्टफोलियोज जो हैं, यानी कि वेरियस मिनिस्ट्रीज आप कह लीजिए, सिंपल भाषा में समझते हैं, जो अलग अलग मंत्रालय हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज में, वेरियस
रीजनल एस्पिरेशंस, वेरियस रीजनल एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब ऐसा कर दिया आपने तो इसका मतलब आप सबको लेके चल रहे हैं, ठीक है, कोalition पॉलिटिक्स। लेकिन ये तो इसके एडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज है। और सिंगल पार्टी रूल से क्या हो सकता है? सिंगल माइंडसेट डोमिनेशन हो सकता है कि नहीं? एक तरह का माइंडसेट, सिंगल माइंडसेट डोमिनेशन इन पार्लियामेंट। अब सिंगल माइंडसेट का डोमिनेशन हो जाता है तो क्या होता है? वीकनिंग ऑफ ऑपोजिशन, वीकनिंग हो जाएगी, ऑपोजिशन वीकनिंग, जो ऑपोजिशन है हमारा, वीकनिंग ऑफ ऑपोजिशन हो जाएगा इन पार्लियामेंट, समझ सकते हैं आप। और प्रजातंत्र में अगर ऑपोजिशन कमजोर हो गया, वीकन हो गया, वीकनिंग ऑफ ऑपोजिशन हो गया, तो दिस इज डेंजरस, करेक्ट है, दिस इज डेंजरस इन अ डेमोक्रेसी। तो ये इसका एडवांटेज और सिंगल पार्टी रूल का ये रहा डिसएडवांटेज। अब थोड़ा और फर्दर बात करते हैं कोalition पॉलिटिक्स में। कोalition पॉलिटिक्स का डिसएडवांटेज क्या है? भाई ऐसा नहीं है कि सब बहुत बहुत बढ़िया है। कोalition पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सर, अनस्टेबल गवर्नमेंट। क्या डिसएडवांटेज है? अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी गठबंधन टूटा, सरकार गिरी, फिर से चुनाव कराओ। तो एक्सेसिव कॉस्ट्स फॉर रिपीटेड इलेक्शंस, एक्सेसिव कॉस्ट्स फॉर रिपीटेड इलेक्शंस। और जहां इसका डिसएडवांटेज है वहीं हमारे सिंगल पार्टी रूल का एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट और बेटर गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस। जो बिल है, जो कानून है, वो पास होता जाएगा, ज़्यादा उसमें पंगा नहीं होगा। तो दोनों पक्षों का आपको क्या करना चाहिए? एनालिसिस करना चाहिए, समझना चाहिए। और ये हम नॉर्थ ईस्टर्न के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट वी विल बी सजेस्टिंग फॉर द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो अलग है। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक छोटा सा देश है, क्योंकि उतने छोटे से एरिया में 1000 तरह के लोग रहते हैं, इतनी सारी ट्राइब्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी बहुत अलग है। तो इसीलिए कोalition पॉलिटिक्स ही त्रिपुरा में काम करनी चाहिए, सिंगल पार्टी रूल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो त्रिपुरा है, यानी त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहा है और एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने नए असेंबली इलेक्शंस में। और एक से ज्यादा मुलाकातें ऑब्वियसली लगेंगी सीनियर लीडर्स के साथ बात करने में। तो मिस्टर देबरमन जो हैं, ये त्रिपुरा के रॉयल सियोन है ना, प्रद्योत विक्रम मणिक्य देबरमन, ये वहां के राजा रह चुके होंगे। ये बेसिकली दिल्ली गए, लेकिन कुछ अहम मुद्दा सामने नहीं आया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ ऑब्वियसली बात करेंगे, पर इनकी डिमांड है कि त्रिपुरा में एक जगह जो हमारी है उसको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि वो त्रिपुरा के इंडिजिनस पॉपुलेशन की है ना, और उसमें बहुत सारे एरियाज हैं नेबरिंग स्टेट्स के और बांग्लादेश के। तो इसका मतलब ये है कि अब नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी डिस्कशन करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। और ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में आफ्सपा लगा रहता है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है सरकार पे, लड़ाई झगड़ा। तो मिस्टर देबरमन कह रहे हैं कि 2023 का जो असेंबली इलेक्शन है वो हमारा आखिरी मौका होगा जहां पे हम अपने ट्राइबल्स के जेन्युइन राइट्स को स्टैब्लिश कर पाएंगे। वही ट्राइबल्स जिनकी जगह है आज वो अपनी जमीन में माइनॉरिटी स्टेटस में आ गए हैं जब से इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ वो मर्ज हुए। तो त्रिपुरा पुराना प्रिंसली स्टेट था, राजा राजवाड़ा प्रिंसली स्टेट, और 1949 में उसको मर्ज कर लिया गया। आज वो एक स्टेट है, पर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में स्पेशल प्रोटेक्टेड है। तो होगा वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। फर्दर हम बात करें
तो नॉर्थ ईस्ट के कंसर्न्स क्या हैं? जरा नॉर्थ ईस्ट के इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के इसी रीजन में हम अक्सर चाइना के साथ इंसर्जेंसी देखते हैं, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। सिक्किम हमारा एक तरीके से ऑक्युपाइड रीजन है। सिक्किम इज एन ऑक्युपाइड रीजन। बात करें हम मिजोरम के साथ, म्यांमार के साथ, तो हमें मणिपुर, मिजोरम, ये इतना बड़ा बाउंड्री दिखाई देता है म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साइड से बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स होता है लोगों का इनसाइड आवर टेरिटरी। और बात करें बांग्लादेश के साइड से, तो बांग्लादेश के साइड भी काफी ज्यादा इन्फ्लक्स है, और पर्टिकुलरली किधर है? इस रीजन में, आसाम। आसाम के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम कम थे, आज मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, और ये मुस्लिम मेजॉरिटी बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स की है जो कि बांग्लादेश के साइड से आ रहे हैं। मेघालय के बारे में तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया नाम के पहाड़ हैं, और मौसिन नाम राम की जगह है। और मेघालय का मतलब होता है ना अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, है ना। त्रिपुरा का मतलब क्या हो सकता है? तीन से रिलेटेड, 3 गांव। तो 3 किंगडम्स थे त्रिपुरा में पुराने जो कि रूल करते थे। तो ये है आपका त्रिपुरा। और शेड्यूल 6 की बात करें तो शेड्यूल 6 में आसाम प्रोटेक्टेड है, मेघालय प्रोटेक्टेड है, त्रिपुरा प्रोटेक्टेड है, और मिजोरम प्रोटेक्टेड है। याद रहेगा अपने को? बढ़िया। अब नॉर्थ ईस्ट के कंसर्न्स को आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ये मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 2 चीज़ें हैं स्पेशल। 6 शेड्यूल में प्रोटेक्ट किया गया है, और आर्म्ड फोर्सेस से वहाँ के सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अब टारगेट करना ऑब्वियसली सरकार चाहती तो है नहीं। अभी एक बड़ा हिंदू में इंटरेस्टिंग एडिटोरियल आया था जिसके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हमने कैसे इनकॉर्पोरेट किया अपनी तरफ। तो बात है कि इंडिया को बाल्कनाइजेशन से बचाना था। बाल्कनाइजेशन वो बाल्कन स्टेट्स हैं जो कि रशिया से अलग हुए, यूएसएसआर से अलग हुए, और उसके बाद खुद ही को तोड़ते चले गए, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया, हर्जेगोविना, बॉस्निया, ये सारे देश हम देखते हैं, बाल्कन स्टेट्स कहते हैं इनको। तो नॉर्थ अभी त्रिपुरा क्या चाह रहा है? त्रिपुरा चाह रहा है ना, त्रिपुरा का जो राजा जी हैं वो चाह रहे हैं ना कि एक त्रिपुरा लैंड बना दीजिए, यानी त्रिपुरा को भी बाइफरकेट कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जैसा रीजन को हमने ऑलरेडी स्टेटस दे रखा है स्टेट का। अब उसको फर्दर तोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि उतनी रीजन को एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो नेशनल आइडेंटिटी और नेशनलिज्म के लिए बाल्कनाइजेशन बचाना है, और विभाजन और टुकड़े अपनी जमीन का हम नहीं कर सकते। करेक्ट है। और बात करें नेशनल इंटीग्रेशन की, नेशनल इंटीग्रेशन, it came to be more about mainstream broadening to accommodate all other streams within the national territory rather than requiring the latter to leave their streams to join mainstream. नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी चैलेंजिंग है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड एज एन एडवाइजरी बॉडी इन 1971। इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड एज एन एडवाइजरी बॉडी इन 1971, ठीक है। और इनिशियली इट्स मेंबर्स वर गवर्नर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, गवर्नर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर बाय इट रिमेन्ड टू बी द ईयर्स एंड आईज ऑफ द सेंटर। इट्स ओरिजिनल प्लेज टू वॉज टू मेक सिक्योरिटी अ प्राइमरी कंसर्न, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2002 में इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को बनाया गया। अब उसका मात्र एक एडवाइजरी रोल था, बाद में उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बॉडी की तरह भी बना दिया गया, और सिक्किम को भी उसके अंदर जोड़ दिया गया। और उसका जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड कर दिया गया टू इंक्लूड चीफ मिनिस्टर ऑफ दीज स्टेट्स, लिंकिंग इट टू द एस्पिरेशन ऑफ लोकल इलेक्टोरेट्स। करेक्ट है? आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो चाइना बिल्डिंग न्यू डैम इन तिब्बत नियर बॉर्डर, ये हमारे लिए दूसरा टॉपिक है। इसके बाद हमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बात करना है, और फिर हम आयुष्मान भारत वेलनेस प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे, मिशन इंद्रधनुष के ऊपर बात करेंगे, और टेरर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वैगनर है उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह घोषित कर दिया है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। चाइना बिल्डिंग न्यू डैम नियर इन तिब्बत नियर इंडियन बॉर्डर। व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट दिस, इसमें याद रखिएगा कि जो डैम बन रहा है वो ऐसे ट्राई जंक्शन पे बन रहा है जहाँ पे एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ
नीचे की तरफ इंडिया है, इधर नेपाल है और इधर भूटान है। तो ये जो एक तरीके का जंक्शन है इस पर्टिकुलर रीजन में, डैम अगर आपने, ये पानी अगर बह रहा है और आपने यहाँ पे डैम बना दिया तो नीचे जो वाटर है उसके वाटर लेवल्स पे गहरा असर पड़ेगा। याद रखेंगे इस चीज को, विल यू रिमेंबर दिस? ऑल राइट, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं यहाँ पे चाइना के डैम बिल्डिंग से क्या दिक्कत है। तो चाइना एक ऐसा डैम बना रहा है, ऐसी जगह पे बना रहा है ना, जहां पे नेपाल, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू डैम ऑन द मापजा जांगबो रिवर। ये मापजा जांगबो रिवर याद रखिएगा, इन तिब्बत, क्लोज टू द ट्राई जंक्शन, सैटेलाइट इमेजरी ने कहा है मापजा जांगबो रिवर। अब यही मापजा जांगबो रिवर जो है तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, नेपाल में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है और गंगा नदी भारत में ज्वाइन कर जाती है ना। ये 16 किलोमीटर है काला पानी एरिया से नॉर्थ, 16 किलोमीटर ऑफ द ट्राई जंक्शन, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ द इन द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। इन अ ट्वीट दामियन सिम्योन ने कहा कि अभी जो हम फोटोग्राफ देख रहे हैं है ना, वो डैम कंस्ट्रक्शन को कंफर्म करती है। और बेसिकली द इमेजेस शो द एक्टिविटी सिंस May 2021 इन बुरांग काउंटी ऑफ तिब्बत एंड शेयर्स इज बॉर्डर विथ नेपाल। तो चाइना 2021 के शुरुआती दौर से ही चाह रहा था मापजा जांगबो रिवर पे एक डैम बनाना। अब चाइना डैम बनाना क्यों चाहेगा? देखिए, डैम से क्या होता है, हाइड्रो एनर्जी क्रिएट होती है। हाइड्रो एनर्जी से आप क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब चाइना को रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाइना को रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए क्योंकि चाइना को 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। ये वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर है उसके ऊपर। अब चाइना कह रहा है लो, जो भी नदियां हैं हाइट पे, उन पे हम डैम बनाएंगे। तो चाइना का अपना कंसर्न है। अब इसको आप कैसे मना कर सकते हैं? पर चाइना बिना बात किए कर रहा है, क्योंकि जो राइपेरियन स्टेट्स होते हैं जिनसे नदी जो है बहती है, उनका अधिकार है उस नदी पे, उस नदी के पानी पे। आज हमारे स्टेट्स भी तो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि राइपेरियन स्टेट्स इफेक्ट होते हैं, तो राइपेरियन स्टेट से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीजें आप पढ़िएगा यहाँ पे, यू विल ट्राई टू स्टडी अबाउट दिस। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग इसमें यह कही गई कि एक सोर्स ने कहा कि ये डैम सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं है, ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन ये वाटर स्टोर भी कर सकता है, जिसकी वजह से स्कार्सिटी इन द रीजन्स डिपेंडेंट ऑन द मापजा जांगबो रिवर हो जाएगा। और दूसरा ये कहा कि ये सारे उन सब एरियाज के पास में है जहां पे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, तो यहां पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी चाइना कर सकता है। ठीक, और दूसरा ऐसा ही मुद्दा आया था यारलंग जांगबो का। यारलंग जांगबो ब्रह्मपुत्र नदी है। यारलंग जांगबो को बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग जांगबो कहते हैं तिब्बत में। ये हिमालयाज में ओरिजिनेट होती है। ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, पासेस थ्रू आसाम एंड बांग्लादेश बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। 2021 में चाइना announced that it would construct a massive dam on the lower reaches of Yarlung Zangbo to generate up to 70 gigawatts of power, 3 times that of the country's Three Gorges Dam, which is the world's largest hydropower plant in terms of installed capacity. इतना बड़ा डैम बना दोगे भैया तो नदी तो सूखी जाएगी। चाइना ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अचीव करना अनाउंस किए क्योंकि वो कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है 2060 तक। पढ़िएगा इसको भी। इसके बाद ब्रिटिश के प्रोब की बात करें तो टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट थी जब 2002 में गुजरात के कांड हुए। उस समय जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जैक स्ट्रॉ, उन्होंने अपना बीबीसी को इंटरव्यू दिया, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दे दी बीबीसी को जो कि ये कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री उसमें शामिल था, प्रधानमंत्री के कहने पे हुआ। और हमारे मंत्रालय ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। तो इसके जवाब में जैक स्ट्रॉ ने क्या जवाब दिया है, देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन क्यों कराई। अल्टीमेटली कौन होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कराने वाली कि भारत में क्या हो रहा है? तो अब जो जस्टिफिकेशन सुनिए फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ का। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नागरिक थे ब्रिटेन में जिनके रिश्तेदार थे गुजराती मुस्लिम, और वो बार बार ब्रिटेन को कंसर्न रेज कर रहे थे कि इनका कुछ करिए, कुछ बताइए हमें कि क्या हो रहा है, आर दे प्रोटेक्टेड, आर दे सेफ। तो उस केस में ब्रिटेन को अपने लोगों के लिए एक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ गई। और ऋषि सुनाक
जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, ऋषि सुनाक, उन्होंने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की रिपोर्ट को मना कर दिया है। अब ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और जैक स्ट्रॉ लेबर पार्टी के हैं और टोनी ब्लेयर भी लेबर पार्टी के हैं। तो लेबर पार्टी इंटरफेयर कर रही थी इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ इंडिया की, और ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। तो ऑब्वियसली दो अलग अलग पार्टीज, दो अलग अलग विचारधाराएं। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? टाइटल है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये याद रखेंगे आप, है ना। और अरिंदम बागची हमारे स्पोक्स पर्सन ने कह दिया कि ये जो इंक्वायरी है ना, ये सब नियो कॉलोनियल है, यानी कि ये कॉलोनियल माइंडसेट दिखाता है। वो आज भी समझते हैं कि वो हम पे शासन कर रहे हैं। उसके बाद उसी समय का एक कांड है साबरमती एक्सप्रेस का, जब गोधरा स्टेशन आई गुजरात में तो उसको जला दिया गया और 59 पैसेंजर्स वर बर्न टू डेथ, इंक्लूडेड 27 वुमेन and 10 children. Another 48 passengers were severely injured. 59 कर सेवक्स were killed. 59 कर सेवक्स were killed, triggering one of the worst communal riots witnessed in the country. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और 11 अपराधियों को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया गुजरात हाईकोर्ट द्वारा। डेथ सेंटेंस दिया गया था पर उनको कम कर दिया गया। अब ये है पूरी उस कांड के पीछे की कमीशन जो भी हुई, आप इसको पढ़िएगा। मैं इसको नहीं बनाना, अभी कुछ नहीं इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा कम्युनल फीलिंग्स को, और कम्युनल फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट भी करेगा, नाराज़गी भी मेरी होगी, मेरा अपना ओपिनियन भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं इस पर कुछ भी कमेंट अभी नहीं करूँगा। ये मामला भारत सरकार के हाथों में है। भारत सरकार ने जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोपेगेंडा है, दंगे भड़काने की साजिश है। भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी है और पीओके का मुद्दा सीरियस होता जा रहा है। जम्मू में कल ही 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। ये जो नैरेटिव हो रहा है, भारत को कैसे हरा सकते हो आप, भारत को आप 2 मेजर कम्युनिटीज़ को लड़वा दीजिए भारत के अंदर, इंटरनली भारत कुछ नहीं कर पाएगा, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, खुद ही बर्बाद हो जाएगा। भारत अपनी मौत मर जाएगा और अपने लोग जो हैं वो लड़ जाएंगे। और वो क्यों लड़ेंगे? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री जो कि किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने बनाई और उससे आपके सेंटिमेंट्स के तार छेड़ दिए और हम लड़ गए आपस में। छोटी छोटी बात पे हमारा जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो जाता है, छोटी सी छोटी बात पे। तो क्या मैं 2002 के गुजरात राइट्स को छोटी बात कह रहा हूँ? नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 2002 के जो दंगे हुए थे ना, उस पर हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, मुजरिमों को जेल भेज दिया है, वो सज़ा काट रहे हैं। तो अब उस मामले को वापस से सिविल स्ट्राइफ करा के, अनरेस्ट करा के क्यों खोलना? ये समझदारी नहीं है, ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी के थॉट्स नहीं है। अगर आप ही को सुलझाना था, सिविलियंस को ही सुलझाना है, बीबीसी को ही सुलझाना था, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? फिर हटा देते ना सुप्रीम कोर्ट को, फिर आपस ही में सेटल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है ना। तो ये एक सिविलाइज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझिए। हमने सुप्रीम कोर्ट को माना है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी है, बात खत्म। आप इसको पढ़िएगा। आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के ऊपर हम बात करें तो कह रहे हैं 3 साल हो गए, 50% से ज्यादा बच्चे भी अभी एनरोल नहीं हुए। इसमें पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही है। और इट हैज बीन नियरली 3 years since the school health and wellness program was launched under Ayushman Bharat scheme, and so far only 50 of India's states, less than half, have started weekly 40-minute classroom sessions with students. A crucial cog in implementing the program for the middle secondary and senior secondary grades across government aided schools, health and wellness ambassadors. Health and wellness ambassadors हमें चाहिए थे। अब क्या है, वो टीचर्स ही होंगे। अब वो टीचर्स क्या हो रहे हैं? ओवरबर्डन्ड हो जा रहे हैं, ओवरवर्कड हो जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। ये हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स क्या है? 2 टीचर्स, 1 मेल 1 फीमेल इन एवरी स्कूल आर टू बी डेजिग्नेटेड एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स, सेज द नेशनल हेल्थ मिशन। उनको स्टेट लेवल पे ट्रेनिंग करनी है टू इम्पार्ट हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन इंफॉर्मेशन इन अ जॉयफुल एंड इंटरेस्टिंग मैनर। ठीक है। In Delhi, for instance, the health and wellness program syllabus is in addition to the happiness curriculum, Deshbhakti curriculum, entrepreneurship mindset curriculum that schools are already implementing. अब दूसरा है जो इंडिया का मीजल्स और रूबेला इराडिकेट करने का प्रोग्राम है ना। इंडिया ने नया अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किया था। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाय 2023, है ना।
having missed the earlier deadline of 2020 due to variety of reasons exacerbated by disruptions due to the pandemic. An earlier target of 2015 was also missed. 2015 का भी टारगेट मिस हो गया, 2023 का भी टारगेट हमारा मिस होते हुए नजर आ रहा है. 2019 में भारत सरकार ने मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करना है अगले 4 साल में, उसका टारगेट लिया था और कहा था कि मीजल वायरस जो है दुनिया का सबसे कंटेजियस वायरस है, वर्ल्ड्स मोस्ट कंटेजियस ह्यूमन वायरस है, जिससे 1 लाख बच्चे हर साल मरते हैं. मीजल से बच्चे मरते हैं. रूबेला जो कि वैक्सीन से बचाया जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल है कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स. According to World Health Organization, both measles and rubella can be prevented by just 2 doses of safe and effective vaccine. If we talk about मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया, ये हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, 2014 में लॉन्च किया गया. 2017 से 21 की बात करें तो इंडिया एडॉप्टेड नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन एंड इंट्रोड्यूस्ड रूबेला कंटेनिंग वायरस RCV into routine immunization program. Besides launching a nationwide measles rubella supplementary immunization program to catch up campaign. It also transitioned from outbreak based surveillance to case based acute fever and rash surveillance. इसके ऊपर मैंने पूरा आपको टारगेट बता दिया है और इसमें कौन इंप्लीमेंट करा सकता है वो देखिएगा. आशा वर्कर्स, ICDS प्रोग्राम वाले और विलेज हेल्थ नर्सेस, आंगनवाड़ी वर्कर्स. और हमारा इसका जो जिस्ट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको पढ़ेंगे, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा. आखिरी टॉपिक पे आते हैं. यूएस ने वैगनर ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल क्यों कहा? क्योंकि बेसिक सी बात यह है कि ये वैगनर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल की जा रही है जिसका लिंक है नॉर्थ कोरिया के साथ. ये वैगनी प्रिजोगेन, ये प्रिगोजिन, ये बेसिकली यूएस इंटेलिजेंस की फोटोग्राफ आई कि नॉर्थ कोरिया में वैगनर ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, वेपन ले रही है और वापस आ जा रही है, और फिर यूक्रेन ऑपरेशंस उन्हीं वेपन्स को यूज करके हो रहे हैं. 18-19 नवंबर की फोटोग्राफ है जहां पे रशियन रेल कार्स एंटर कर रही है नॉर्थ कोरिया में, लोड ऑफ इन्फेंट्री रॉकेट्स एंड मिसाइल्स एंड रिटर्निंग टू रशिया. ही सेड द यूएस ट्रेजरी वाज फॉर्मली डेजिग्नेटिंग वैगनर एज अ ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, पुटिंग इट इन द लीग ऑफ माफिया ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम. ये ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे GS2 में आता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. द डेजिग्नेशन विल अलाउ वाइडर एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शंस ऑन ग्रुप्स स्प्रॉलिंग ग्लोबल नेटवर्क which includes mercenary operations as well as business in Africa and elsewhere. ठीक है, तो ये हमारा आज का द हिंदू एनालिसिस था. इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें हैं और हमने ये सारे टॉपिक्स आज बेसिकली कवर कर दिए हैं. सो दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट.